नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। भारत सरकार और मेटा के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मेटा इंडिया हेड के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पीएम मोदी का एआई से मॉफ्ड वीडियो बनाने का क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। मॉनसून सत्र के दूसरे हफ्ते का आखिरी दिन और आज भी दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। सोमवार तक के लिए दोनों सदन स्थगित हो गए हैं। उधर जंतर मंतर प्रदर्शन में घायल पुलिस कर्मियों के परिजनों की आप बीती पर आखिर क्यों उठ रही है संसद के भीतर चर्चा की मांग, बताएंगे आपको। वहीं पंजाब में बेरोजगारों के खिलाफ पंजाब पुलिस के एक्शन पर भी उठ रहे हैं सवाल। क्या है ये सवाल? इन तमाम खबरों के साथ ही होगी देश, दुनिया, खेल और आर्थिक जगत से जुड़ी भी खबरें। लेकिन शुरुआत करेंगे अभी तक की बड़ी खबरों के साथ। हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित। शोर शराबे के बीच लोकसभा में पारित हुआ जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026। जंतर मंतर प्रदर्शन में घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने सुनाई आप बीती। एक ही पक्ष का वीडियो दिखाकर पुलिस की छवि खराब करने का आरोप। संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग। ठाणे की भिवंडी में जर्जर इमारत ढहने से बड़ा हादसा। मलबे में दबने से अब तक 9 लोगों की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी। पीएम के एआई डीप फेक वीडियो मामले में बड़ा एक्शन। हैदराबाद में मेटा इंडिया प्रमुख समेत कई सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज। और पंजाब में बेरोजगार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सीएम भगवंत मान के सुनाम दौरे से पहले कई युवा हिरासत में, कई नजरबंद। सीएम के दौरे के दौरान प्रदर्शन करना चाहते थे लोग। और संसद में आज भी गतिरोध बना रहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण दोनों सदनों की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है। राज्यसभा में बीते 29 जुलाई को ये विधेयक पारित किया गया था। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया है। यह विधेयक जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करने का प्रावधान करता है। विधेयक के अनुसार यदि किसी जन्म या मृत्यु की सूचना उसके घटित होने के 1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही किया जाएगा। इसके लिए जन्म या मृत्यु की सत्यता का विधिवत सत्यापन किया जाएगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी जन्म या मृत्यु की सूचना 2 वर्ष से अधिक समय के बाद रजिस्ट्रार को दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जा सकेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार चाहती थी कि विपक्ष चर्चा में हिस्सा ले, लेकिन बार बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के साथियों ने विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लिया। रिजिजू ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता आपसे जवाब मांगेगी। अब आप बाहर जाकर यह आरोप नहीं लगा सकते कि बिना चर्चा के विधेयक पारित कराया गया है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि सदन में आने वाले विधेयकों पर सहयोग करें और चर्चा में भाग लें। बिल आज पारित किया और हम तो चाहते थे कि सब इसमें भाग लें। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इसका टाइम तय किया गया था। बाद में बाहर में जाकर के हम लोग ये नहीं कहना चाहिए ये बिना चर्चा के बिल पारित क्यों किया, ये नहीं कहना चाहिए। मैं कांग्रेस के सारा साथियों से भी बार बार गुहार लगाया कि महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि इतना महत्वपूर्ण रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल पे आज यहाँ पारित
किया गया है लोकसभा के सदन में, लेकिन विपक्ष के साथियों ने किसी ने भी इस बिल के चर्चा में भाग नहीं लिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष के सदस्यों का हंगामा जारी रहा। उच्च सदन में नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राजधानी दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों का पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसमें विपक्ष छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। विपक्षी सांसद अपनी सीटों से उठकर सभापति के आसन के समीप आ गए और नारेबाजी करने लगे। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने और शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष नहीं माना। उसके कारण उच्च सदन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच कुछ सांसदों ने शून्यकाल के दौरान लोकहित से जुड़े मुद्दे उठाए। इस दौरान बोलते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष सदन में सड़क छाप राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा, सदन की कार्रवाई के दौरान जो व्यवहार किया जा रहा है वह संसदीय परंपराओं और संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं। माननीय सभापति महोदय, हर बात में हंगामा करना, हुल्लड़ फैलाना, सड़क छाप राजनीति करना और सदन की गरिमा को तार तार करना, ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। माननीय सभापति महोदय। और सदन की कार्रवाई पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता राजेश, दो बड़ी बातें। आज जिस तरह से 14 दिन हो गए, लगातार 2 हफ्ते और अंतिम दिन था, उम्मीद ये की जा रही थी कि छात्रों के आंदोलन से चला जो विवाद रहा, संसद का गतिरोध रहा, अब वो पेपर लीक के खिलाफ बिल के पास होने के बाद ये थमेगा, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। आज जब लोकसभा अध्यक्ष ने भी कई बार अनुरोध किया कि प्रश्नकाल जैसे समय को बाधित करना, यानी कि तमाम जनप्रतिनिधि जो अपने इलाके की समस्याओं को लेकर पहुंचे उसे न सुनना, ये सही नहीं है विपक्ष के लिए, सरकार के लिए, दोनों के लिए। बिल्कुल ऋतु, संसद के मॉनसून सत्र का ये दूसरा हफ्ता का आखिरी दिन था और आज भी विपक्ष ने जो हंगामा खड़ा किया उसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। हमने देखा कि सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में 10 घंटे से ज़्यादा और राज्यसभा में 7 घंटे से भी ज़्यादा जो एंटी नीट पेपर लीक जो बिल था उस पर मैराथन चर्चा हुई और उस बिल को ये गुरुवार की देर रात उसे पारित करा लिया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो सदन के भीतर कुछ भी ठीक ठाक नहीं चला और शांतिपूर्ण तरीके से सदन चलाने की अपील सत्ता पक्ष के द्वारा लगातार करने के बावजूद वो जो अपील थी वो रंग नहीं लाई और विपक्ष के द्वारा अनेक मुद्दों को उठाकर सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया। हालांकि आज सत्ता पक्ष की तरफ से भी गांधी की प्रतिमा पर प्रदर्शन करने की कोशिश की गई और कहा गया कि नीट पेपर लीक का मामला सिर्फ देश का नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी मामले होते रहे हैं और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में धांधली के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने गांधी प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की, वहां पर बाकायदा धरना प्रदर्शन किया। वहीं पर सदन के मकर द्वार पर हमने देखा कि खासकर जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उन्होंने अयोध्या मंदिर का जो विवाद है चढ़ावा से संबंधित उसको लेकर धरना प्रदर्शन किया। तो अनेक मुद्दों की गूंज सदन के भीतर और सदन के बाहर सुनाई पड़ती रही, लेकिन सदन में जो राज्यसभा के भीतर आपने देखा कि प्रश्नकाल चलाने की कोशिश हुई या 0 आवर चलाने की कोशिश हुई और शिवराज सिंह चौहान जो देश के कृषि मंत्री हैं और सीनियर लीडर हैं वो भी बड़े आहत हुए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से सड़क छाप प्रदर्शन करने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की जा रही है वो कहीं से भी उचित नहीं है। तो निश्चित तौर पर इतने बड़े सीनियर लीडर का सदन के भीतर इस तरह का बयान देना निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी
के प्रति शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को आगाह करने की कोशिश की कि विपक्ष का ये रवैया बिल्कुल उचित नहीं है। और शायद यही वजह है कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को सोमवार दिन में 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है। अब तीसरे हफ्ते पर सारा दारोमदार टिका हुआ है कि तीसरे हफ्ते में क्या विपक्ष मान जाता है। लेकिन राजेश, सवाल बड़ा ये है, क्या विपक्ष इस मसले पर जवाब देता है कि 2 हफ्ते से प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल पाया है, गतिरोध जारी रहा है। कम से कम पेपर लीक के खिलाफ बिल के पास होने के बाद शून्यकाल और प्रश्नकाल, जहां एक तरफ छात्रों के मसले को लेकर विपक्ष लगातार अपनी आवाज को उठा रहा है, तो वहीं देश की अन्य जनता के प्रति भी एक जिम्मेदारी है विपक्ष की अपनी। क्या उस जिम्मेदारी से विपक्ष भाग रहा है? क्या उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहा है? सदन के भीतर लोकसभा अध्यक्ष ने कई बार इस तरह की अपील की, समझाया। हालांकि आज तो उन्होंने यहां तक कहा कि प्रियंका गांधी के भी एक तरह से कुछ सवाल हैं जिसके लिए वो खड़ी हैं कि प्रश्नकाल में उन्हें सवाल, यानी कि कांग्रेस की तरफ से भी कई ऐसे एमपी हैं जिनको सवाल अपने पूछने थे। देखिए, अपने अपने संसदीय क्षेत्रों के प्रति जवाबदेही होती है ऋतु, और जो चुनकर आते हैं जो प्रतिनिधि, वो हर हाल में चाहते हैं कि अपने क्षेत्र के जनता की वाजिब मांग को हम राष्ट्रीय पटल पर उठाएं। क्योंकि यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ी पंचायत है, लिहाजा सांसदों के लिए एक बड़ा अवसर होता है। लेकिन विपक्ष की हठधर्मिता की वजह से वैसे सांसद जो क्वेश्चन आवर या 0 आवर में अपनी बात रखना चाहते हैं, स्पेशल मेंशन में अपनी बात रखना चाहते हैं, वो सवाल नहीं उठा पा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अंदर खाने जो है लोगों के मन में आक्रोश का भाव तो है, लेकिन पार्टी लाइन से हटकर लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सदन का समय जो है वो तो बर्बाद हो ही रहा है। देश की जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है उनके मन में भी अफसोस का भाव दिखाई पड़ता है। बहरहाल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो गृह मंत्री पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया है, उसको लेकर सत्ता पक्ष के लोग भी आंदोलित दिखाई पड़ रहे हैं। अभी डॉक्टर के लक्ष्मण जो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं, उनसे जब हमने सवाल किया तो उन्होंने यही बात कहा कि राहुल गांधी सस्ती लोकप्रियता के लिए गृह मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं और लाठीचार्ज का आदेश कोई गृह मंत्री नहीं देते हैं। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को अपने बयान सोच समझ कर देना चाहिए और बेवजह मामले को तूल देने के बजाय संसद की कार्रवाइयों को चलाने की कोशिश करनी चाहिए। राजेश, लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा, और वही एक कारण है कि कृषि मंत्री का आज गुस्सा फूटा, और उन्होंने कहा कि विपक्ष अराजकता फैलाना चाहता है, एक निम्न स्तर की राजनीति संसद के भीतर कर रहा है जो संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। क्या विरोध प्रदर्शन का रूप एक बदला है? प्लेकार्ड्स और प्लेकार्ड्स पे जो लिखा है उसे लेकर, साथ ही साथ आज लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जिस तरह की वेशभूषा में सांसद संसद परिसर के भीतर या सदन के भीतर आ रहे हैं वो भी अस्वीकार्य है। तो क्या इस पे अब सोमवार से जब सदन फिर से चलेगा मॉनसून सत्र का, क्या इस पे कोई बड़ा एक्शन हो सकता है, या आने वाले समय जो बचा है अब मॉनसून सत्र का वो इसी तरह से गतिरोध में बीतने जा रहा है? देखिए, बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, कांग्रेस समर्थित सांसद हैं पप्पू यादव, वो साधु के वेश में सदन के भीतर पहुंचे। सदन के बाहर भी पूरा माला गेरुआ वस्त्र पहनकर और माथे में साफा बांधकर वो सन्यासी और साधु के वेश में पहुंचे। और जब उनसे मीडिया ने सवाल किया कि आखिर इसका तर्क क्या है, आप इस वेश में जो पहुंचे हैं इसके पीछे तर्क क्या है, तो वो अयोध्या राम मंदिर में जो चढ़ावे से संबंधित जो घटनाएं हुई हैं, जो मामले आए हैं, उसके विरोध स्वरूप वो सदन के भीतर आए। उस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साफ आपत्ति दर्ज कराई है कि जो सांसद हैं वो अपने वेशभूषा को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं सतर्कता बरतने की कोशिश करें। अब देखना होगा कि सोमवार को इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहरहाल जो साधु संत हैं या फिर जो अनेक सांसद हैं वो पप्पू यादव के वेशभूषा को लेकर के विरोध कर रहे हैं, वो मीडिया से बाइट भी दे रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साधु के वेश में हर कोई नहीं आ सकता है। तो अब देखना होगा कि इस मामले में क्या रोचकता सामने आती है
ये सोमवार को पता चल पाएगा। बहरहाल पप्पू यादव अपने वेशभूषा को लेकर सुर्खियों में हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लोकसभा और राज्यसभा तक चुने हुए सांसद अगर पहुंचते हैं तो वो अपनी चर्चाओं और बहस के जरिए उन तमाम मुद्दों को उठाने के लिए वहां पर मौजूद होते हैं। जिस तरह का रूप, जिस तरह की वेशभूषा अगर ये पहन के आके किसी तरह का संदेश दिया जा रहा है तो मुझे लगता है कि ये सांसदों के पास तो संसद के भीतर अपने बड़े अधिकार हैं इन तमाम सवालों को उठाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। उधर संसद परिसर में विपक्षी दलों ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में नजर आए और एक दान पेटी रखी गई जिसमें राहुल गांधी समेत कई विपक्षी दल के सांसद चढ़ावा चढ़ाते नजर आए। नाटक के एक हिस्से में साधु के वेश में मौजूद पप्पू यादव दान पेटी लेकर भागते हुए दिखाई दिए। मकर द्वार में हुए इस प्रदर्शन की संतों ने कड़ी निंदा की है। साथ ही सांसद साक्षी महाराज ने भी विपक्ष को आड़े हाथ लिया है। जिस प्रकार से घटना सांसद परिसर में हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या किसी राजनेता नेता, क्या माननीय सांसद कभी मुल्ला मौलाना बनकर ऐसे कृत्य कभी किया था क्या? जिस प्रकार से राम मंदिर में अव्यवस्था को लेकर संतों का भेष धरकर साधु बनकर चंदा चोरी करते हुए पप्पू यादव अपने आप को दिखाया है, इस प्रकार से सनातन का अपमान किया जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते, निंदा करते हैं। भगवा का ही अपमान किया है पप्पू जैसा व्यक्ति, तो इसलिए सदन में उनको काल नेमी कह के पुकारा जा रहा है। खुले तौर पे एक तरह से न सिर्फ साधु संतों का अपमान बल्कि संसदीय परंपरा, संसदीय प्रक्रियाओं में भी पप्पू यादव की आज का ये पूरा कृत्य जो है वो विवाद में रहेगा। सवाल इस पर उठेंगे, जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। आंध्र प्रदेश के विजयनगर नगरम जिले के योगापुरम में पीएम अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वे 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण करेंगे। भोगापुरम एयरपोर्ट को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत 5,640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेट्रिक यात्री सुविधा, आधुनिक बैगेज सिस्टम और स्मार्ट तकनीक जैसी सुविधाएं शामिल हैं। एयरपोर्ट में सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का भी इस्तेमाल किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। यह आंध्र प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई होगी, जहां सालाना करीब 9.6 करोड़ चिप्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कुरनूल नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी बिजली ट्रांसमिशन परियोजनाओं और 1880 करोड़ रुपए से अधिक के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क, बिजली आपूर्ति और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र स्वामी विवेकानंद की मैसूर यात्रा की स्मृति में बनाया गया है। यहाँ 4D अनुभव केंद्र, प्रदर्शनी हॉल, पुस्तकालय, योग और ध्यान केंद्र सहित कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये केंद्र युवाओं के लिए शिक्षा, नेतृत्व विकास और व्यक्तित्व निर्माण का प्रमुख केंद्र बनेगा। और मीडिया प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए DD न्यूज। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212।
राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च के दौरान हुई हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों के परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना दर्द बयां किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परिजनों ने अपनी पीड़ा साझा की और आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया। एक घायल सब इंस्पेक्टर की बेटी ने अपने पिता पर हुए हमले की पूरी कहानी बताते हुए न्याय की मांग की है। परिजन ने कहा कि घटना के बाद सोशल मीडिया पर घायल पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप लगाए गए, जिससे उन्हें गहरा दुख पहुंचा। उनका कहना है कि हिंसा में घायल पुलिसकर्मी भी इस देश के नागरिक हैं और उन्हें भी न्याय का पूरा अधिकार है। इस मामले को लेकर कई पुलिसकर्मियों के परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया है। Father was at a main protest site. He was at the front line near the barricades, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ क्राउडी मॉब एंड ही वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। ही वाज अनकॉन्शियस एट द RML हॉस्पिटल फॉर अबाउट 4 आवर्स। रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे, जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। दिल्ली पुलिस में सहायक पुलिस उप निरीक्षक के पद पर तैनात घायल पुलिसकर्मी की पत्नी सीमा ने उस दिन की भयावह स्थिति को बयां किया है। सीमा ने बताया कि उनके पति पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी निभा रहे थे। शाम को जब उन्होंने फोन किया तो पता चला कि वह LNJP अस्पताल में भर्ती हैं। सीमा के मुताबिक भीड़ बेहद उग्र हो गई थी और उसमें शामिल कुछ शरारती तत्वों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर, जूते, चप्पलों से हमला किया। 20 जुलाई को भी वो जल्दी ही निकल गए और उन्होंने जब 11 बजे के आसपास मेरी उनसे बातें हुई तो उन्होंने फोन पर बताया कि आज जंतर मंतर पर भीड़ कुछ ज्यादा है और प्रोटेस्टर जो हैं वो संसद मार्च के लिए जा रहे हैं। शाम को 7 बजे जब मैंने उनका फोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भीड़ है वो ज्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से, जो भी उनके हाथ में चीजें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था। वहीं ACP के बेटे लक्ष्य ने भी उस दिन की घटना को याद करते हुए अपने पिता के संघर्ष और दर्द को साझा किया। लक्ष्य ने बताया कि उनके पिता को 4 बहादुरी पुरस्कार मिल चुके हैं और वो जंतर मंतर पर ड्यूटी पर तैनात थे। लक्ष्य के मुताबिक उनके पिता के सिर पर चोट लगी थी। उन्होंने वीडियो में देखा कि उनके पिता के सिर पर टांके लगाए जा रहे थे, जिसे देखकर वह काफी डर गए थे। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च में के दौरान जिस तरह से पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ, भीड़ ने जो हमला किया, उसे लेकर पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पुलिसकर्मियों के परिजनों का दर्द उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिया, जहां अलग अलग पुलिस अधिकारियों के परिवार वालों ने जिस तरह से पुलिसकर्मियों के साथ जो हिंसा हुई है उसका ब्यौरा दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कई सवाल भी खड़े किए हैं। उनका कहना है कि आखिर पुलिसकर्मियों के साथ अगर इस तरह की हिंसा होती है तो उसके लिए वो किस दरवाजे जाएं और इस पर चर्चा होनी चाहिए। उनका ये भी कहना है। ड्यूटी निभाते हुए तमाम इन पुलिस अधिकारियों के घर वालों ने कहा कि उनके परिजन घायल हुए हैं। इसी पर दिव्यांशु मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्यांशु, देश में इससे पहले भी कई इस तरह के प्रोटेस्ट होते रहे हैं। पुलिसकर्मियों को एक तरह से तैनात किया जाता है उस प्रोटेस्ट को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं देखी गई है। आखिर पुलिसकर्मियों के परिजनों को क्यों बाहर निकल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी?
देखिए बिल्कुल ऋतु जी, जिस तरह से सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ पिछले दिनों, और उस प्रोटेस्ट के दौरान जो है जो दंगा हुआ, जो पथराव हुआ, उसमें 250 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए। और न केवल वो घायल हुए बल्कि अब सोशल मीडिया के माध्यम से उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, लांछन लगाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि इन तमाम जो 250 पुलिसकर्मी हैं उनके परिवार वाले सदमे में हैं, वो काफ़ी टेंशन में हैं। और यही वजह है कि अब इन परिवार वालों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और अपना दर्द जो है वो मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना पड़ा। आज सुबह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों के परिवार वाले पहुंचे थे, कुछ पत्नियां पहुंची थी, कुछ बच्चे पहुंचे थे। तो उन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनका साफ तौर पर कहना था कि उनके पिता घायल हुए और आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से उनको क्रिमिनल बताया जा रहा है और तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि अपना दर्द साझा करने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम परिवारजन जो है वो पहुंचते हुए नजर आए। जी दिव्यांशु, परिवार वालों की क्या कोई मांग भी रही है? क्योंकि देखिए इस तरह का प्रोटेस्ट कोई पहला नया प्रोटेस्ट नहीं है। हालांकि पहले दिन के प्रोटेस्ट के बाद जिस तरह के तत्व इस पूरे प्रोटेस्ट में हावी हुए, उनकी वजह से एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की एक बड़ी सिचुएशन पैदा हुई थी, जिसमें तमाम पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिसकर्मी पर भीड़ ने हिंसा की है, उन पर एक तरह से हमला किया है, कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ऐसे में अब परिवारजनों की मांग क्या है? क्या परिवारजन इसी बात से सिर्फ तकलीफ में है कि जिस तरह की हिंसा हुई, जो चोटें लगी हैं, या जिस तरह से एक तरह से उनके पूरे पुलिस फोर्स के उनके करियर को मलाइन किया जा रहा है? आपत्ति है कहाँ? देखिए बिल्कुल ऋतु जी, आपने ठीक कहा कि इससे पहले भी इतिहास में कई प्रदर्शन हमने दिल्ली में देखे हैं, कई बड़े प्रदर्शन देखे हैं, किसान आंदोलन भी हमने देखा है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी किसी भी प्रदर्शन में जो हैं वो घायल नहीं हुए हैं। और ये जो सीजेपी का प्रदर्शन था, इसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट तो मौजूद थे, लेकिन बड़ी संख्या में जो उपद्रवी हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, वो भी पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस ने 2500 से ज़्यादा ऐसे क्रिमिनल्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया है, जिनके ऊपर पुराने मुकदमे दर्ज हैं। वो इस प्रदर्शन में पहुंचे थे और उन्होंने पथराव किया और पुलिस के ऊपर अटैक किया। और कहीं ना कहीं ये जो परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने अपनी अपनी कहानियां बताई। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जब उनके पिता घर पर पहुंचे तो उनके साथ किस तरह से उनकी आप बीती रही, किस तरह से उनके ऊपर अटैक हुआ, वो उन्होंने बताया। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से क्रिमिनल माइंडेड इस पूरे आंदोलन में जो है जो लोग पहुंचे हैं, उनकी वजह से पुलिस के ऊपर अटैक हुआ है। और जाहिर सी बात है, एक वर्दी के पीछे एक सिर्फ पुलिसकर्मी नहीं होता, बल्कि उसके पीछे उसकी माँ होती है, उसकी पत्नी होती है, उसके बच्चे होते हैं। और अगर हम मांगों की बात करें, जिस तरह से आपने सवाल किया कि आखिर इन परिवार वालों की मांग क्या है, तो प्रमुख मांग इन परिवार वालों की ये है कि जो विपक्षी नेता लगातार इनके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि पुलिस ने बर्बरता दिखाई, सिर्फ एक जो है स्टोरी बताई जा रही है, दूसरी स्टोरी नहीं बताई जा रही। तो जो विपक्षी नेता हैं, सबसे पहले तो अपनी जुबान बंद करें। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये उन्होंने कही कि ये मुद्दा जो है वो संसद भवन में उठना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जो पुलिसकर्मी वर्दी में रहकर अपनी बात नहीं कह पाता प्रोटोकॉल के उससे वजह से, अब जो है उनके परिवार वाले बाहर आए हैं और अपनी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है। क्या अभी तक इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिव्यांशु सरकार की तरफ से कुछ इस पे कोई जवाब आया है? क्योंकि इन पुलिसकर्मियों के परिजनों की मांग ये है कि जो बर्बरता पुलिसकर्मियों के साथ हुई है, जो परिस्थितियां वहां पर मौजूद थी, जिन्हें लेकर पुलिस को सख्त होना पड़ा है, उन परिस्थितियों, उन हालात के बारे में भी चर्चा होने की जरूरत है। जिस तरह से घेर के पुलिसकर्मियों को पीटा गया है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो क्या सरकार इस पर आगे कुछ करने जा रही है? देखिए बिल्कुल, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर पहले जो है वो ख़त्म हुई है और मीडिया के माध्यम से सभी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सुनी है और सरकार तक भी ये तमाम बातें पहुंची हैं कि जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनके परिवार वाले क्या चाहते हैं। जाहिर सी बात है, देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से अब आने वाले समय में इस पर क्या विचार किया जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांशु इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए। और हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास और कई अन्य सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एआई से बने मॉफ्ड वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। ये भारत में एक वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के वरिष्ठ कार्यकारी के खिलाफ दर्ज किए गए सबसे हाई प्रोफाइल मामलों में से एक है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार मेटा के फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर यह भ्रामक मॉर्फ्ड वीडियो व्यापक रूप से प्रसारित होने के बाद मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी भारतीय दंड संहिता बीएनएस और सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम के प्रावधानों के संभावित उल्लंघन की जांच कर रहे हैं, क्योंकि इससे जनता को गुमराह किया जा सकता है। साइबर अपराध पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता से निर्मित वीडियो कहां से आए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये कैसे वायरल हुए और क्या मेटा के सुरक्षा उपाय इनके प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त थे। जांच में इस बात पर भी पता लगाया जाएगा कि इस फर्जी सामग्री को बनाने, अपलोड करने या साझा करने वाले लोगों की क्या भूमिका थी। हैदराबाद से सुरेखा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुरेखा, ये बड़ी कार्रवाई है जिस तरह से मेटा के इंडिया प्रमुख के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और इसी के साथ अन्य लोगों पर भी और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी एक तरह से घेरे में लिया गया है। पूरा मामला भी जानना चाहेंगे और वो कौन से मॉफ्ड वीडियो रहे जिन्हें लेकर इतनी बड़ी आपत्ति दर्ज की गई है और मेटा अब कटघरे में है। सुरेखा, आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो इस पूरे मामले के बारे में आपसे अपडेट भी चाहेंगे, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला ही नहीं बल्कि एक गंभीर संगीन मामला है जिसे लेकर मेटा घेरे में है। सरकार सख्त दिखाई देती है, न सिर्फ मेटा के खिलाफ बल्कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। जी हाँ, जाहिर तौर पर। और जिस तरीके से जो है मामला भी बना है, जिसमें 2 लोगों ने बताया जा रहा है कि अलग अलग मामले जो शिकायत दर्ज की है, जिसमें से बीजेपी की तरफ से, जो तेलंगाना का बीजेपी यूनिट है, उनकी तरफ से भी किया गया है। और जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से यही बयान आया है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कुछ भी अश्लील डाल देना और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जैसे व्यक्तित्व के खिलाफ, तो जाहिर तौर पर मामला बनता है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। साथ ही में जब हमने उनसे पूछा कि मेटा के खिलाफ भी मामला दर्ज करने या फिर शिकायत करने की वजह क्या है, तो उनकी तरफ से यही कहा गया है कि मेटा जैसे संस्थान, जहां पर अगर कोई आम आदमी किसी भी तरीके के इस तरीके से आपत्तिजनक कोई भी पोस्ट डालता है तो उस पर तुरंत ही कार्रवाई करता है या फिर उसको पब्लिश ही नहीं होने देता। तो ऐसे में इस तरीके से दर्जनों अगर इस तरीके से जो है डेरोगेटरी जो पोस्ट है वो अगर आ रहे हैं, आपत्तिजनक पोस्ट, तो उन पर किस तरह से क्यों नहीं रोका गया, उन पर रोकथाम क्यों नहीं की गई है मेटा द्वारा। तो इसीलिए जो है मामला दर्ज किया गया है। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया है, और जिस तरीके से जो साइबर क्राइम की तरफ से जो मामले दर्ज किए गए, जिसके तहत 66C आइडेंटिटी थेफ्ट जो है वो मामला बनता है, और साथ ही में 67 जो पब्लिशिंग ऑब्सीन मटेरियल एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत है, उसके तहत भी जो है मामले दर्ज किए गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इस वक्त में साइबर क्राइम की जो पुलिस है वो इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि कौन से वो लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से दर्जनों अपने सोशल प्रोफाइल्स में जो है इस तरीके के पोस्ट डाले हैं और उसके बाद उनको डिलीट किया है। अभी खबर यही मिल रही है कि जो ये पोस्ट डाले हैं उनको डिलीट कर दिया गया है, जिसको लेकर अब आईपी एड्रेस के तहत भी और साथ ही में जो भाजपा के जो जिन्होंने शिकायत की है, जो को कन्वीनर है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, उनसे भी बातचीत के जरिए जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कहां और किस तरीके के पोस्ट उन्होंने देखे और क्या जिन लोगों ने पोस्ट डाले हैं क्या इससे पहले कभी उन्होंने उन पोस्ट के बारे में या फिर उन लोगों के किसी और प्रोफाइल्स पोस्ट पर भी कभी उन्होंने देखा हो, या फिर इस तरीके से कोई आपत्तिजनक जो पोस्ट है क्या उन्होंने पहले कभी डाला हो, इस बात की जानकारी, या फिर इस तरीके के उन्होंने कभी देखा है। तो इस तरीके से हर तरीके से जो है इस पूरे मामले को जो है देखा जा रहा है और कड़ी कार्रवाई को लेकर जो है अब भाजपा भी मांग कर रही है। सुरेखा, इससे पहले भी मेटा को कई तरह के एक तरह से चेतावनी दी गई है। इससे पहले कई ऐसे मामले हुए हैं जिस पर सवाल उठे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि मौजूदा ये जो मामला है, जो संसद चलो कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो पूरा मार्च था, उसके बाद की जो पूरी घटना रही है, ये बताती है किस तरह से मेटा अपने दायरों को लांघते हुए, अपनी सीमाओं को लांघते हुए किसी देश की संप्रभुता, उसकी सुरक्षा, उसके सद्भाव को लेकर बड़ा संकट पैदा कर सकता है। क्योंकि ये तमाम जो वीडियो भले ही अभी डिलीट कर दिए गए हों, लेकिन जो अपराध मेटा ने कर दिया है वो नहीं कम होता।
जी हाँ, बिल्कुल। और ये जैसे ही जिस तरीके से आपने कहा कि जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन भी हो रहा था उसके बाद से बहुत ज्यादा हो गया है, और कह सकते हैं कि आपत्तिजनक नहीं, अश्लील तरीके से भी जो पोस्ट डाले जा रहे हैं उस पर भी जाहिर तौर पर जो है किसी भी नागरिक की बात हो या फिर कोई भी अगर इस तरीके के पोस्ट को देखता है, चाहे वो किसी भी पक्ष या विपक्ष या कोई भी आम नागरिक हो, अगर किस तरह के पोस्ट देखता है तो जाहिर तौर पर जो है किसी को भी बहुत ही कह सकते हैं कि संवेदनशील जो है होना बहुत जरूरी है कि आप क्या पोस्ट डाल रहे हैं और किस तरीके के पोस्ट डाल रहे हैं। और ये जाहिर तौर पर अभी जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरीके से ऐसे पोस्ट आते हैं उसको लेकर एक सोशल इश्यू भी बनता जा रहा है, जिसको कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। और मेटा जैसे संस्थान जब इस तरीके से अपने प्लेटफॉर्म्स पे किसी को भी अगर कोई पोस्ट डालने के लिए अगर अनुमति दे रहा है तो उस पर जो है कड़ी कार्रवाई कैसे होगी, उस पर लगाम कैसे होगा, इस पर भी कहीं ना कहीं नजर रखने की जरूरत मेटा को भी है। बिल्कुल सुरेखा, कड़ी कार्रवाई और लगाम के साथ जवाबदेही तय होना, मेटा की जवाबदेही बनती है भारत सरकार के प्रति, भारत के प्रति अगर इस तरह की गतिविधियों में मेटा दिखाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेखा इस पूरी जानकारी के लिए। और महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में एक दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा एक 4 मंजिला कोहिनूर बिल्डिंग का है, जहां इस बिल्डिंग का एक हिस्सा ढहने से यह हादसा हुआ है। कल देर रात हुए इस हादसे के बाद एनडीआरएफ, ठाणे आपदा प्रतिक्रिया बल, दमकल विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। अधिकारियों के अनुसार अभी 2 और लोगों के दबे होने की आशंका है। भारी मशीनों और विशेष उपकरणों की मदद से मलबा हटाकर लोगों की तलाश की जा रही है। हादसे के कारणों की जांच भी की जा रही है। और महाराष्ट्र के ठाणे में इमारत गिरने की दुखद घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। पीएमओ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, महाराष्ट्र के ठाणे में इमारत गिरने से हुई मौतों के बारे में सुनकर दुख हुआ। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। घायल लोग जल्द स्वस्थ हों। पीएमएनआरएफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और ठाणे के इस हादसे पे और अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथी शिशिर सेल्लार। शिशिर, सबसे पहले तो अपडेट जानना चाहेंगे क्योंकि जो आशंका है कि अभी भी कुछ लोग दबे हुए होंगे, किस तरह से बचाव कार्य चल रहा है? बिल्कुल, देखिए कल रात को ये 11:30 बजे घटना घटी थी। भिवंडी शहर में जो है ये इमारत, उसका एक हिस्सा जो है वो ढह गया था। उसमें हमने देखा कुछ लोग ट्रैप था, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली एनडीआरएफ की टीमें और जो स्टेट डिजास्टर टीम थी वो घटनास्थल पर पहुंची और कल रात से ये ऑपरेशन जारी है। इस वक्त जो आंकड़े इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं, तकरीबन 9 जो है शव जो है बरामद किए गए इस जो मंजिल थी 4 मंजिला जो की इमारत थी उसके ढहने से, और तकरीबन 4 से 5 लोग घायल थे। उनको नजदीकी अस्पताल में जो है वो भर्ती कराया गया, लेकिन अभी भी जो है ऑपरेशन जारी है। जो एनडीआरएफ की टीम्स वहां पर है, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से मलबा है, उनको आशंका है कि कुछ लोग उसमें और ट्रैप होने की यहाँ पे आशंका जताई जा रही है, और इसीलिए जो है कंटिन्यूअस जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। क्योंकि बारिश के कारण जरूर थोड़ा खलल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद जैसे हमने कहा कि जिस प्रकार से घटना की जानकारी जो प्रशासन को मिली, उसने देखा कि एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच चुकी थी और उसके बाद जो है पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कैरी आउट किया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी कही जा रही है, तकरीबन 14 से 15 साल पुरानी एक इमारत थी, और ऐसे में हालांकि इस इमारत में कुछ जगह पर जो है रिपेयरिंग का काम भी चल रहा था, और जब रात को यह हादसा हुआ तो कुछ लोग जो इस इमारत के अंदर थे, हालांकि जैसे इमारत ढहनी शुरू हुई तो कुछ लोगों को पता चला तो उन्होंने जो है इमारत से बाहर निकले, लेकिन कई सारे लोग जो वो ट्रैप हो गए। तो इसीलिए लगातार हमें देख पा रहे हैं कि जो डेड बॉडीज है वो वहां से रिकवर की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन और 2 से 3 लोग जो है अंदर फंसे होने की आशंका, और इसीलिए इस वक्त अगर देखा जाए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी शिशिर, सवाल गंभीर हैं। सवाल सिर्फ एक इस इमारत का नहीं है, बल्कि इस मौसम में इस तरह की कई इमारतें होंगी, तो इलाकों में अगर इस तरह की इमारतें हैं तो उस पर किस तरह से सरकार आगे काम कर रही है, क्योंकि ये मौसम इन इमारतों के लिए जानलेवा ही है। बिल्कुल, देखिए हालांकि इसके लिए एक एसओपी फॉलो की जाती है, खासतौर पर मुंबई और मुंबई सटा हुआ जो पूरा महानगर देखा जाए, तो ऐसे में ऐसी कई सारी जर्जर इमारतें हैं जिनको पहले से ही जो है आइडेंटिफाई कर दिया गया है लोकल प्रशासन के द्वारा, और प्रशासन द्वारा जो है इन इमारतों को जो है नोटिस भी भेजा जाता है। हर साल जब बारिश का जब सीजन आता है तो ऐसे में इन सभी
आइडेंटिफाइड जो इमारतें हैं उनको एक बार फिर से, जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनको एक बार इत्तला की जाती है, उनको कहा जाता है कि वो दूसरे सुरक्षित स्थान पर जो है स्थलांतरित हो जाए। हालांकि कुछ लोग, हमने देखा कि इसमें काफी सारा गतिरोध भी होता है। लोग ये कहते हैं कि किसी और जगह जाने के पास उनका कोई दूसरा आशियाना नहीं है, तो एक मजबूरी भी होती है, जिस कारण जो लोग उसी बिल्डिंग में रहते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी जो है प्रशासन कड़ाई से, जो बिल्डिंग इस वक्त जर्जर अवस्था में मुंबई में भी है और साथ ही साथ बाकी अन्य इलाकों में, वहां से लोगों को इवैक्यूएट करती है। मानसून से पहले शिशिर, क्या ये इमारत उस स्क्रूटनी में आई थी? क्या इसे नोटिस दिया गया था? इस बारे में अब तक पूरी जानकारी हालांकि प्राप्त नहीं हो पा रही। हालांकि हमने पहले भी जो लोकल लोग थे उनसे भी पूछने के प्रयास किया कि कितनी पुरानी इमारत थी और क्या इसमें अगर देखा जाए तो कुछ कमियां थी क्या नहीं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन इस वक्त इस बारे में भी जारी है कि क्या ये काफी पुरानी इमारत थी या फिर इस इमारत में किस प्रकार से गलतियां की गई, चूंकि एक पूरा हिस्सा जो है इमारत का ढह चुका है। ये भी इस वक्त अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इससे मैंने कहा कि लोकल प्रशासन इन सभी बिंदुओं पर इस वक्त जांच कर रही है। हादसे का प्रमुख कारण क्या है अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर इस पूरी जानकारी के लिए। भारतीय सेना की परिचालन क्षमता को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने एक्सट्रीम वेदर ग्रेड यानी XWG डीजल को लॉन्च किया है। लॉन्च दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में हुआ है। इस दौरान सेना प्रमुख ने कहा कि डीजल एक गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि इससे उन सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा जिन्हें इतनी ऊंचाई और कठिन परिस्थितियों में मशीनों का संचालन करना पड़ता है। ये स्वदेशी तकनीक भारतीय सेना और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के संयुक्त प्रयास से विकसित की गई है। इस विशेष डीजल को अत्यधिक ठंड और ऊंचाई वाले इलाकों में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार किया गया है। लद्दाख, सियाचिन और अन्य उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सामान्य डीजल के जमने की समस्या को देखते हुए XWG डीजल सेना के वाहनों और उपकरणों के निर्बाध संचालन में मदद करेगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में भी ये एक महत्वपूर्ण कदम है। XWG डीजल सेना के लिए किस तरह से गेम चेंजर है, बताते हैं आपको। भारतीय सेना को एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल मिला है। यह अत्यधिक ठंड और ऊंचाई वाले इलाकों के लिए खास तैयार किया गया है। -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी काम करने के लिए इसे तैयार किया गया है। भारतीय सेना और BPCL के संयुक्त प्रयास से XWG डीजल विकसित किया गया है। लद्दाख, सियाचिन और उच्च हिमालयी क्षेत्रों के लिए यह कारगर है। सिर्फ 1 साल के अंदर ही ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा किया गया है। स्वदेशी तकनीक के साथ आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है। भारत की सैन्य शक्ति में, भारत के सेना क्षेत्र में XWG डीजल की विशेषताओं में कड़ाके की ठंड में भी इंजन को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम है। ये डीजल सामान्य डीजल के जमने की समस्या से राहत मिलेगी, ये एक परेशानी रहती थी। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में भी वाहनों की आवाजाही बढ़ेगी, अब ऑपरेशनल क्षमता बढ़ेगी। इससे सेना की मोबिलिटी और मिशन रेडीनेस को मजबूती मिलेगी XWG डीजल से। और आइए अब बात करते हैं, देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है और जोरदार बारिश की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। जम्मू संभाग के कई जिलों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। उधमपुर के देवाल क्षेत्र में भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए राजमार्ग के हिस्से को चौड़ा करने और उसे बेहतर बनाने के लिए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद रखी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है और गुरुवार शाम से लेकर सुबह तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है। ब्यास नदी में पानी का स्तर बढ़ गया है। 31 जुलाई को मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में भी तेज बारिश की चेतावनी है। ऐसे में प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। वहीं 31 जुलाई और 1 अगस्त को गुजरात के कई हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। गुजरात पुलिस, जिला प्रशासन, NDRF और SDRF की टीमें अलर्ट पर हैं। निचले इलाकों से लोगों और मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की योजना तैयार है, जिस पर काम किया जा रहा है। बिहार में मॉनसून मजबूत बना हुआ है, ये तस्वीरें। वहीं तेलंगाना में जिस तरह से मौसम को लेकर चेतावनी जारी की गई है,
पुलिस ने अपडेट जारी किया है। ये हिमाचल के दृश्य आप देख रहे हैं। हिमाचल में जिस तरह से भीषण मौसम का प्रकोप रहा है, हिमाचल के कई हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है। 1 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसे देख के प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है। उधर असम में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। हालांकि राज्य के कई जिलों में अब भी पानी भरा हुआ है, जिससे 2,12,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। वहीं मौसम विभाग ने असम के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जताई है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से 2 और मौतों की पुष्टि हुई है। दोनों मौतें शिवसागर जिले में दर्ज की गई हैं। राज्य के 8 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। चराईदेव सबसे अधिक प्रभावित जिला बना हुआ है, जहां 77,456 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य भर में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। फिलहाल 112 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र संचालित किए गए हैं। शिवसागर सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। इनमें से 13,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में रहे हैं, जबकि 62,000 से अधिक लोगों को राहत वितरण केंद्रों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। 94 मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं और 26 नावों को तैनात किया गया है बचाव अभियान के लिए। और वो तमाम जिले जो इस समय क्षतिग्रस्त या फिर चेतावनी के घेरे में हैं, गोलाघाट, शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट, धेमाजी, विश्वनाथ, नगांव और कामरूप मेट्रो शामिल हैं। बाढ़ से 21 राजस्व सर्किल और 437 गांव प्रभावित हुए हैं। कुल 2,12,441 लोग अब भी इस आपदा का सामना कर रहे हैं। लोगों को लोन EMI भरने में 6 महीने की राहत दी गई है। IMD का येलो अलर्ट तमाम इलाकों में जारी है। करीब 17,198 हेक्टेयर भूमि, कृषि भूमि पर भी जलमग्न है। 2 लाख से अधिक लोग बाढ़ की स्थिति में अभी भी प्रभावित है। 8 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। सुबीना डिब्रूगढ़ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुबीना, असम में संकट भीषण है। हालांकि देश भर के अलग अलग राज्यों में मॉनसून की बारिश से कुछ राहत कुछ आफत है, लेकिन असम हमें लगता है कि पिछले कई बाढ़ के दौर से इस बार सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। किस तरह से लोगों तक बचाव अभियान में तमाम सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं? हालांकि कई तरह की छूट दी जा रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि आने वाले समय में भी मौसम जल्दी बेहतर होने वाला नहीं है। जी बिल्कुल ऋतु, यहाँ पे जो अगर आप मौसम की बात कहें तो आज भी येलो अलर्ट जारी है और अभी भी जो है अरुणाचल प्रदेश कहे, नागालैंड कहे, इनमें जो है भारी वर्षा हो रही है। और ऋतु, क्योंकि असम जो है वैली एरिया में है, इन सब स्टेटों से जब पहाड़ों से पानी बह के आती है तो डाउनस्ट्रीम वो फिर अल्टीमेटली जो है असम की नदियों में आके बहती है। तो इस कारण से जो है, जो भी पहाड़ से जो लैंडस्लाइड्स हो गए या भारी वर्षा के कारण जितने भी पानी का ओवरफ्लो होता है, वो अल्टीमेटली जो है डाउनस्ट्रीम एरिया यानी कि असम में इफेक्ट करता है। और इस बार का अब ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी कह सकते हैं इंडिया में, मतलब अब तक का क्लाइमेट रिलेटेड अगर आप कहें तो, जो कि इस बार का सबसे बड़ा त्रासदी है। और इसे कहा जा रहा है, ये जो त्रासदी आई है शिवसागर, सराईदेव, जोरहाट, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, तो ये लगभग 1950 अर्थक्वेक जैसा इसको बोला जा रहा है कि इतनी बड़ी त्रासदी है जो असम में 1950 में जैसे अर्थक्वेक के दौरान आई थी। तो क्योंकि इसमें अगर आप कुल मिलाकर क्यूमुलेटिव डेटा देखें ऋतु, तो लगभग 11 लाख लोगों से ज्यादा इफेक्टेड है इस बार बाढ़ के डेटा अगर आप देखें। अभी जो कुल मिला के है कि राहत शिविरों की वजह से या क्योंकि अभी कंट्रोल में आ रहा है धीरे धीरे सिचुएशन, अभी जो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 2 लाख लोग अभी भी क्षतिग्रस्त हैं। लेकिन अगर आप ग्राउंड असेसमेंट की बात करें
ऋतु, अभी भी जो घर में सबके मतलब एरियाज में इतना डेब्रीज है, इतना 5 फीट तक जो है मड ये है, जिसको साफ करने में या पूरा नॉर्मल होने में काफी साल लगेंगे लोगों को। और राहत कार्यों जो है पूरा जोर शोर से लगी है। ना केवल गवर्नमेंट का है, इंडियन आर्मी सबसे पहले तो राहत में गवर्नमेंट का है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, ये सारी प्रशासन तो लगी है, बल्कि अब बढ़ चढ़ के जो है आम जनता इंडिया के तरफ से हर जगह से आ रहे हैं। जैसे आप ग्लोबल सिख सोसाइटी कहे, वो लोग पंजाब से आ रहे हैं, यहाँ पे जो नामघर है वहाँ पे सफाई कर रहे हैं। तो लोगों में बहुत ज्यादा इसको लेके जो है सोसाइटी के तरफ से काफी उमड़ के जो है हेल्प आ रहा है। बिल्कुल सुमीना, मौजूदा हालात को देखकर तमाम राहत घोषणाएं तो की गई हैं, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक बड़ी संख्या है, 11 लाख एक बड़ी संख्या होती है जहां लोग प्रभावित हैं। उनके बचाव कार्य के साथ साथ पुनर्वास के तमाम वो जो इंतजाम किए जाएंगे वो एक बड़ी चुनौती जरूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुमीना पूरी जानकारी के लिए। और शहीद उधम सिंह की बरसी के मौके पर सीएम भगवंत मान के सुनाम दौरे के मद्देनजर पंजाब पुलिस की देर रात बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सीएम के दौरे से पहले पुलिस ने कई बेरोजगार युवकों को हिरासत में लिया, वहीं कई अन्य युवकों को उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया गया है ताकि वे मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान किसी तरह का प्रदर्शन न कर सकें। हिरासत में लिए गए युवक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने की तैयारी में थे। इसे देखते हुए पुलिस ने देर रात अलग अलग इलाकों में छापेमारी शुरू कर दी और कई युवकों को उनके घरों से उठाकर हिरासत में ले लिया। बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान शहीद उधम सिंह की बरसी पर सुनाम पहुंचे हुए हैं। उनके दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की हुई है। इसी के तहत प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए पुलिस ने पहले ही कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में बेरोजगार युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर बेरोजगार युवकों और उनके परिजनों में नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए ये कदम उठाया गया है। पुलिस ने देर रात कई बेरोजगार युवकों को हिरासत में लिया है। पंजाब पुलिस की यह कार्रवाई है। सीएम भगवंत मान के दौरे के दौरान प्रदर्शन की रणनीति इन युवकों ने बनाई थी। इस आशंका को देखते हुए, प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई रही है, जिसमें देर रात से अलग अलग इलाकों से पंजाब पुलिस ने बेरोजगार युवकों को छापेमारी कर घरों से उठाया है और कुछ को नजरबंद किया है। कई युवकों को उनके घरों से उठाकर हिरासत में लिया गया है, कई को नजरबंद किया गया है। भगवंत मान के सुनाम दौरे से पहले ये कल देर रात की पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है, जिसे लेके कई सवाल उठ रहे हैं। कई बेरोजगार युवकों को हिरासत में लिया गया है, जिस पर पंजाब में युवकों में ही नहीं बल्कि पंजाब के लोगों में भी एक बड़ा विरोध देखा जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में ग्रासरूट इनोवेटर्स के साथ संवाद किया। अटल नवाचार मिशन नीति आयोग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के 26 ग्रासरूट इनोवेटर्स शामिल हुए। राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि भारत सरकार नवाचार को विकसित भारत के निर्माण के महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के तौर पर देखती है और यही वजह है कि देश में आज नवाचार की संस्कृति विकसित हुई है। भारत देश गांव का देश है। ये जो इनोवेटर्स यूथ गांव में लोग किस तरह से जीते हैं, आजीविका क्या है और उससे क्या क्या प्रॉब्लम और सामना करते हैं और उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, इसी दिशा में उन्होंने सोचे। ये बारीकी से लोगों का प्रॉब्लम को समझा और उसको दूर करने के लिए प्रयास किए। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि ग्रासरूट इनोवेटर्स अपने आसपास के मौजूद चीजों से ही उसको बेहतर बनाया जाए और प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के ग्रासरूट इनोवेटर्स को राष्ट्रीय मंच प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये इनोवेटर्स स्थानीय समस्याओं का समाधान विकसित कर रहे हैं, जिनका राष्ट्रीय महत्व है।
सरकार ने इनोवेशन को विकसित भारत के निर्माण के एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में देखा है। शिक्षण संस्थानों, उद्योगों, स्टार्टअप्स, अनुसंधान संस्थानों और निवेशकों के बीच सहयोग ने इनोवेशन की एक सशक्त संस्कृति का निर्माण किया है। देश भर में लेबोरेटरीज और इंक्यूबेशन सेंटर्स युवाओं के नए विचारों को उत्पाद और उद्यम में बदलने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, कृषि, स्वास्थ्य और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भारत विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। और अब बात सावन के पवित्र महीने के दूसरे दिन देश भर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भक्त जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ वाराणसी से आप देख रहे हैं, वहीं महाकाल उज्जैन, बाबा वैश्वनाथ वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, हरिद्वार के दशेश्वर महादेव मंदिर और दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से गूंज रहे हैं। श्रद्धालु भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। भक्त लंबी लंबी कतारों में लगे भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सावन का यह पावन पर्व देश भर में भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक उत्साह का अद्भुत संगम है। इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।